नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब सरकार की एक अधिसूचना की, जिसे अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये अधिसूचना मुख्य रूप से मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अंदर एनआरआई स्टूडेंट की सीटों को बढ़ाने से संबंधित थी और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसके नियम भारतीय छात्रों को प्रभावित कर रहे थे और उनके विरोधी थे। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए पंजाब सरकार की जो ये पूरी की पूरी नीति थी, अधिसूचना थी, इसको खारिज कर दिया। जरूरी है कि हम पूरे मामले को समझे, हम ये भी समझे सुप्रीम कोर्ट ने किन चीज़ों को देखा जाना समझा जिसके बाद ये फैसला लिया। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कितना सही है, कितना गलत, या पंजाब सरकार के द्वारा जो अधिसूचना थी उसे लागू हो जाना चाहिए था। ये बता के जरूर जाइएगा। बाकी बातों को समझना जानना शुरू करते हैं। तो पंजाब सरकार के एनआरआई कोटा विस्तार की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ठीक, ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए, तो दरअसल बीते दिनों एक अधिसूचना जारी की गई थी। ये अधिसूचना पंजाब सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के द्वारा जारी की गई थी। इस अधिसूचना में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में स्नातक सीटों में गैर निवासी भारतीयों यानी कि एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए 15% कोटा बढ़ाने की मांग की गई थी। यानी कि कहा था कि 15% कोटा बढ़ा दिया जाना चाहिए अधिसूचना के तहत, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा तो उसने खारिज किया। ठीक है, इसके अलावा अधिसूचना में क्या किया गया था? अधिसूचना में मेंशन किया गया था कि जो नीट पास लोग हैं, ठीक है, नीट पास करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके भारत में रहने वाले जो एनआरआई हैं उनके लिए ये सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो इन सीटों को भर सकते हैं। ये अपने आप में थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि अधिसूचना में इन्होंने यह कह दिया कि नीट पास करने के बाद भारत में रहने वाले जो एनआरआई के जो भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों के लिए सीटें आरक्षित है। यानी कि नीट पास किया किसी और ने, और आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके घर का कोई और भी होगा, उसने नीट पास किया है या नहीं किया है, वो उस पढ़ाई के योग्य है या नहीं, लेकिन वो उस सीट का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात आप लोग यहाँ कह रहे हैं। तो ये सोचने में अपने आप में थोड़ा सा अव्यावहारिक नहीं लगती है? यानी कि ये इस प्रकार की स्थिति है कि मान लीजिए कि किसी एक घर से एक व्यक्ति ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निकाल लिया। अब मान लीजिए कि उस घर से एक व्यक्ति ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निकाला, पर आपने क्या कहा कि आपके घर से एक व्यक्ति का एग्जाम क्लियर है, तो इसीलिए हमारे पास में इस सर्विस के तहत एक सीट आरक्षित है। अगर वो व्यक्ति लेना चाहता है तो ठीक, अगर वो व्यक्ति नहीं लेना चाहता तो हम उसके किसी भी घर के लोग या रिश्तेदार को वो सीट दे सकते हैं। आपको लगता है क्या ये सिस्टम ठीक है? लेकिन यही सिस्टम यहाँ पर अधिसूचना में पंजाब सरकार ने रखा कि नीट पास करने के बाद भारत में रहने वाले एनआरआई के लिए आरक्षित सीटों को उसके रिश्तेदारों को भी दिया जा सकता है, अगर वो खुद उस सीट को लेना नहीं चाहता। तो ये सबसे बड़ा विवाद का बिंदु यहाँ पर बना था। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल था, चीजों को समझते हैं। तो अधिसूचना में यह कहा गया, एनआरआई या उसके बच्चे जो मूल रूप से पंजाब या भारत के किसी और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं, एनआरआई कोटे की सीटों के लिए पात्र है। तो एनआरआई किसी व्यक्ति ने पास कर रखा है नीट, वो खुद नहीं ले रहा, तो भारत में उसके बच्चे या उसके रिश्तेदार जो भी हैं वो भारत में कहीं भी रहते हैं उस सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एनआरआई की जो सीटें हैं वो खाली रह जाती है, तो उसके उसके निकटतम रिश्तेदारों को दी जाएगी। यानी कि सिस्टम ये है कि जो एनआरआई है, एनआरआई की स्थिति में पहले भारत में कहीं भी उसके जो बच्चे रह रहे हैं वो बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बच्चे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सीटें फिर भी खाली है, तो उसके बाद कह दिया जाएगा कि रिश्तेदारों के लिए वो सीट अवेलेबल है। समझ रहे हैं कितना लंबा सिस्टम बना दिया इन्होंने? और ये सिस्टम थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है अपने आप सुनने में, जिसके ऊपर सारे विवाद हुए। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर उसके बाद मतलब पहला ऑप्शन तो जो व्यक्ति जिसने नीट क्लियर किया है वो ही हो गया, अगर वो खुद नहीं ले पा रहा है तो उसके बच्चे, और उसके बच्चे नहीं ले पा रहे हैं तो उसके बाद फिर रिश्तेदारों की स्थिति। अब रिश्तेदार भी नहीं लेना चाहते उस सीट का लाभ, तो उसके बाद फिर वो सीट जर्नल हो जाएगी, यानी कि फिर भारत में कोई भी उस सीट को ले सकता है। तो जो मुख्य रूप से भारतीय लोग हैं जो अपने देश में रह करके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें एक प्रकार से इस कोटे के अंदर हम देख रहे हैं कि अंतिम विकल्प बना दिया गया कि अगर कोई भी नहीं ले रहा है एनआरआई से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तब जाकर के भारतीयों को देंगे, वरना किसी न किसी एनआरआई से जुड़े हुए व्यक्ति को ही देनी है। एक प्रकार की ये आइडियोलॉजी, ये मंशा हमें यहाँ पर पंजाब सरकार की देखने को मिल रही है। तो निकटतम रिश्तेदारों का मामला इन्होंने रखा, तो क्या क्या शामिल था ये समझिए। तो एक मामला तो आप समझ गए कि या तो एनआरआई है, उसका बच्चा जो है, या मतलब उसके जो संतान वगैरह है, बेटा बेटी है, तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा कहाँ जा सकता है, यानी कि निकटतम रिश्तेदारों का मामला, तो निकटतम रिश्तेदारों में कौन कौन शामिल है ये देखते हैं। तो पिता के सगे भाई और बहन, यानी कि मान लीजिए एक एनआरआई है, ब्लड रिलेशन हमने पढ़ा है ना रीजनिंग के अंदर, तो एनआरआई के लिए क्या कह रहे हैं कि उसके पिता के सगे भाई और बहन यानी चाचा बुआ में से कोई ले सकता है अगर लेना चाहे तो। ठीक है, तो ऊपर चला गया, यानी कि जो व्यक्ति है उसके पिता से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कोई भी ले सकते हैं, या एक तरह से उसके हम ये देख पा रहे हैं कि उसका भाई या बहन, ठीक है, पिता के सगे भाई या बहन यानी कि चाचा या बुआ, ये लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
माता के सगे भाई या बहन यानी कि व्यक्ति का मामा या मौसी भी इस सीट का इस्तेमाल कर सकता है। पिता के पिता या माता यानी कि दादा या दादी हैं तो वो भी चाहते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं निकटतम रिश्तेदारों में, या माता के पिता और माता यानी कि नाना और नानी, तो इन घर के लोग जो हैं वो मुख्य रूप से इस सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि फर्स्ट कजिन और मामा या मामी अगर वो चाहते हैं तो वो सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा मामला देखा गया। तो फर्स्ट कजिन को लेकर के प्रायोरिटी दी गई है। बाकी जो खास रिश्तेदार आ रहे हैं उनमें इस प्रकार से मेंशन कर दिया है कि इस घर के लोग भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति नहीं करना चाह रहा है सीट का इस्तेमाल तो। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब गरीब मामला लगा। और इसमें आपको ये भी दिख रहा है कि नीट क्लियर किसी और ने किया है। मान लीजिए हमारे देश में होता क्या है भाई, जिसने परीक्षा पास की है उसी के लिए तो सीट है, लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं कि सीट पास जो है वो किसी और के लिए है, सीट किसी और ने निकाली है, पढ़ाई किसी और ने की है, मेहनत किसी और की, पर लाभ दूर तक जा सकता है। इस लाभ के पीछे का कारण क्या है वो भी आप लोग बाद में समझ जाएंगे। तो एनआरआई कोटे की सीटें एनआरआई के रिश्तेदारों को दी जाएंगी। अगर काउंसलिंग के दूसरे चरण के बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी तब सामान्य श्रेणी की सीटों में उसको बदल दिया जाएगा। यानी कि अंतिम विकल्प जर्नल ही है, यानी कि सीटें भरनी है तो फिर लास्ट में भारत या फिर जर्नल लोगों के द्वारा, जो हमारे मुख्य रूप से एनआरआई नहीं है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एनआरआई से कनेक्टेड नहीं है वे लोग फिर अंतिम विकल्प बने हुए, वरना मुख्य इन्हीं सीटों पे एनआरआई या उससे जुड़े हुए लोग ही कब्जा कर सकते हैं, ये देखा गया। ठीक है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा समझ जाइए। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे का मामला इसकी वजह से, क्योंकि इन लोगों को जो चाहते हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से पेपर निकाला, जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको आप पीछे कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से चीज़ें सामने देखने को मिली। तो यही लोग पहुंचे, सामान्य श्रेणी के छात्रों का एक समूह जो एनआरआई कोटे की सीटें खाली रहने के बाद प्रवेश पाने की उम्मीद कर रहा था, वो लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि सिस्टम बड़ा अजीब है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि सुनवाई जो हो रही थी वह हो रही थी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर। यहाँ पर कोर्ट ने माना कि भाई अनुचित है और एनआरआई कोटे के मूल उद्देश्य के विपरीत है। एनआरआई कोटे के विस्तार का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने क्या किया, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। यानी कि पहले जनरल कैटेगरी के लोग थे, जो जनरल माने जा रहे हैं इसके तहत, वो लोग पहुंचे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पर यह माना कि वास्तव में पंजाब सरकार की जो अधिसूचना है वो अनुचित है और एनआरआई कोटे के मूल उद्देश्य के अगेंस्ट जा रही है। जो इस उद्देश्य से हमने एनआरआई कोटा बनाया था उसको फॉलो ये नहीं कर रही है। तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई चीजें जो थी वो जर्नल लोगों के फेवर कर गई। लेकिन जो एनआरआई कोटे से लाभ लेना चाहते थे, यानी कि जो ये मान रहे हैं कि भाई हम पढ़े या हमारे घर का कोई और पढ़े, लाभ मिल जा रहा है सबको, तो ऐसे लोग फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुना और सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनते हुए यही माना कि अनुचित है और एनआरआई कोटे के मूल उद्देश्य के विपरीत है। यानी कि हाई कोर्ट वाला ही फैसला जो था वो कंसीडर किया गया, एक्सेप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि भाई देखो, एनआरआई कोटे का व्यापक कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से एक अनुचित या अव्यवहारिक रूप से आप इसको अपने राज्य में बढ़ाए, और मामला अधिसूचना का खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या क्या शामिल है समझिए। तो इसकी सुनवाई की गई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा साहब के द्वारा इन तीनों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। एनआरआई कोटे की परिभाषा का विस्तार करने की पंजाब की अपील खारिज कर दी। इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अप्रवासी भारतीयों के दूर के रिश्तेदारों को आरक्षण देने की मामला एक प्रकार से धोखाधड़ी है, इसको हम लोग जायज नहीं ठहरा सकते, पूरी तरह से गलत ही माना जाएगा। दूर के रिश्तेदारों को इस प्रकार से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, ये समझिए। तो साफ साफ कहा कोर्ट ने कि चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, सब कुछ गलत है अपने आप में। इसके साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि एक प्रकार से फर्जीवाड़ा जो बंद होना चाहिए, इसकी अनुमति हम किसी भी कीमत में नहीं देंगे, ना दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इससे कम योग्य उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रदर्शन के बजाय वित्तीय शक्ति और संबंधों के आधार पर प्रवेश पाने का मौका मिलेगा। यानी कि वो एजुकेशनल लेवल पे अच्छे हो या ना हो, नीट पास करने योग्य हो या ना हो, अगर उनका पैसा अच्छा है या उनके रिलेशंस अच्छे हैं कॉलेज के अंदर, तो उसके आधार पर वो चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब आपकी रिश्तेदारी का मामला अच्छा है, ठीक है, और उसके बाद में आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप तो पैसा होना चाहिए, पैसे के साथ साथ आपकी रिश्तेदारी अच्छी है, तो तब आपको ये लाभ मिल जाएगा। पढ़ाई लिखाई की कोई खास अहमियत यहाँ पर इस अधिसूचना के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर यह भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि एक प्रकार से यह मामला पंजाब सरकार के लिए पैसा कमाने की मशीन के रूप में सामने आया है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत भी है। ठीक है, तो इस अधिसूचना के पीछे कारण क्या था ये भी समझ लीजिए। मतलब ये बात तो सुप्रीम कोर्ट की हो गई, पर पंजाब सरकार जो है वो सरकार क्यों चाहती है
कि भाई इस प्रकार से एनआरआई कोटा बढ़े या रिश्तेदारों को चाहे मामला, या वो लोग इस सीट का इस्तेमाल कर ले। तो इस पूरे मामले के पीछे सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेडिकल की शिक्षा है उसका विस्तार होना चाहिए या मेडिकल शिक्षा का लाभ खास तौर पे एनआरआई लोगों को जरूर मिलना चाहिए, ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं है। उसके पीछे का रीजन है पैसा। पैसा क्यों रीजन है? क्योंकि एनआरआई कोटे के तहत जो सीटें आरक्षित हैं उन सीटों की फीस 51.96 लाख रुपए है, यानी कि ये माना जा सकता है कि लगभग 92 लाख रुपए फीस यहाँ पर है। ठीक है, तो 92 लाख रुपए फीस आप एक मेडिकल सीट के लिए ले रहे हैं एनआरआई लोगों से, वहीं डेंटल सीट के लिए आप उनसे ले रहे हैं 36.78 लाख रुपए, यानी कि मान सकते हैं कि 37 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट आप उनसे ले रहे हैं। तो मेडिकल सीट के लिए लगभग 92 लाख, डेंटल सीट के लिए लगभग 37 लाख, ये बड़े अमाउंट है अपने आप में। अब जब कोई भारत का कोई सामान्य छात्र यहाँ पर जाता है तो वो कितनी फीस देगा, अब ये समझिए। तो यहाँ पर फीस सरकारी कॉलेजों के अंदर प्रतिवर्ष 1.83 लाख रुपए है, यानी कि पूरे 2 लाख रुपए भी भारतीय व्यक्ति को या सामान्य छात्र को देने नहीं होते हैं। इसके अलावा निजी कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो उसकी फीस 4.26 लाख रुपए से 10.94 लाख रुपए के बीच हो सकती है, यानी कि मोटा मोटा माने कि प्राइवेट कॉलेज में भी वो पढ़ता है तो लगभग 4.5 लाख रुपए से वो 11 लाख रुपए तक की ही फीस देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो इसी वजह से जो सामान्य छात्र हैं, जो एनआरआई चीजों से जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों की फीस बहुत कम है। इसी वजह से सरकार को लाभ अच्छा नहीं हो पाता। एनआरआई के पीछे सरकार इसलिए पड़ी हुई क्योंकि उसी एक सीट पे जहां उसको सरकारी कॉलेज में लगभग 2 लाख रुपए से भी कम का अमाउंट मिल रहा है, या मान सकते हैं कि 5 से 10 लाख के बीच या 11 लाख के बीच अमाउंट मिल रहा है, उस सीट पे उसको लगभग 92 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा रहे हैं और बहुत बड़े एक प्रकार से मतलब दिखा रहे हैं कि कमाई का स्रोत है यह पंजाब सरकार के लिए, जिसका इस्तेमाल वो करना चाहती भी है। तो नियमों के बदलाव के पीछे का उद्देश्य राजस्व का सृजन है, यानी कि पैसा ही बनाना है मुख्य रूप से, ये समझ में भी आ गया। तो साथ साथ में ये भी दिखा कि एनआरआई कोटे के तहत सीटें लेने वाले बच्चों को बहुत अधिक फीस का भुगतान करना पड़ता है। ठीक, कहानी क्लियर है सभी को? तो इसी कारण से सब चीजें हुई जो हमें देखने को मिली, ये मामला हम लोग के सामने आ गया। तो अब चीज़ों को समझ लिया तो प्रश्न का उत्तर आप लोग सरलता से दे सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि आप किसको फेवर कर रहे हैं, पंजाब सरकार यहाँ पर ठीक है या फिर सुप्रीम कोर्ट? दोनों में से मुझे जरूर बताइएगा आप किसके साथ जाना चाहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनआरआई के लिए 15% कोटा बढ़ाने की अधिसूचना को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? आंसर कमेंट करना, अपनी बातें भी कमेंट करनी है। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।